पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि भारतीय पुराणों के अनुसार राजा ययाति के शापित पुत्र तुर्वसु एवं अनु के वंशजों ने कुत्ते, बिल्ली, सांप आदि का मांस खाना आरंभ कर दिया और वे चीन के ऊपर स्थित गोबी के रेगिस्तान में जाकर रहने लगे, जिसे आजकल मंगोलिया कहा जाता है। चीनी साहित्य के अनुसार ईसा पूर्व की शताब्दियों में चीन के उत्तर पश्चिम में अनेक असभ्य एवं बर्बर जातियां रहती थीं, जिनमें मंगोल, यूची एवं हुंगनू प्रमुख थे। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार चीन के उत्तर में स्थित मंगोलिया से लेकर मंचूरिया तथा साइबेरिया तक के प्रदेश में एक प्राचीन जाति रहा करती थी, जिसे हुंगनू कहा जाता था। ये हुंगनू भारत के इतिहास में हूण नाम से जाने जाते हैं। मंगोलिया के हूण लुटेरे अपने प्रदेश के दक्षिण में स्थित चीन देश पर आक्रमण करके चीन की जनता को लूटा करते थे। ईसा के जन्म से लगभग 500 साल पहले चीन की महान दीवार का निर्माण इन्हीं हूणों के आक्रमणों को रोकने के लिए आरंभ करवाया गया था। चीन की दीवार संसार की सबसे लंबी दीवार थी, जिसके निर्माण का कार्य कई शताब्दियों तक चलता रहा। इस दीवार के बनना आरंभ होने पर हूण आक्रांताओं को अपने आक्रमणों की दिशा बदलनी पड़ी और वे हूणों के पश्चिम में रहने वाली शक जाति के प्रदेश की तरफ बढ़े। वहीं से वे बाल्हिक देश की तरफ बढ़ते हुए आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण मध्य एशिया में फैल गए, यहां तक कि वे भारत में भी पहुंच गए। हूणों के इतिहास में आगे बढ़ने से पहले हमें बाल्हिक देश के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहिए। बाल्हिक प्रदेश का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। बाल्हिक प्रदेश का राजा शल्य नकुल और सहदेव की माता माद्री का भाई था। महाभारत में कर्ण तथा शल्य के बीच हुए संवाद में कहा गया है कि बाल्हिक देश के लोग धान और गुड़ की शराब बनाकर पीते हैं और लहसुन के साथ गऊ मांस खाते हैं। इनमें पिता, पुत्र, माता, श्वशुर, सास, चाचा, बहिन, मित्र, अतिथि, दास तथा दासियों के साथ मिलकर शराब पीने और गौमांस खाने की परंपरा है। इनकी स्त्रियां शराब में धुत होकर नंगी नाचती हैं। वे गोरे रंग तथा ऊंचे कद की हैं। इस प्रदेश की स्त्रियां बाहर दिखाई देने वाली मालाएं और चंदन आदि सुगंधि लगाकर शराब पीकर घर द्वार और नगर के बाहर हंसती, गाती और नाचती हैं। वे ऊनी कंबल लपेटती हैं। उन स्त्रियों का स्वर गधे और ऊंट के समान होता है। उनमें प्रत्येक प्रकार के शिष्टाचार की कमी है। वे खड़ी होकर पेशाब करती हैं। महाभारत ग्रंथ में बाल्हिक प्रदेश के लोगों के जिस आचरण का वर्णन किया गया है, वह हूण लोगों का जान पड़ता है। चूंकि महाभारत ग्रंथ का स्वरूप ईसा से 400 साल पहले से लेकर ईसा से 500 साल बाद तक के काल में बदलता रहा है, इसलिए निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रंथ में वर्णित बाल्हिक देश के लोगों का काल क्या था और उसमें कितनी सच्चाई है। बाद के किसी काल में बाल्हिक शब्द बिगड़कर बल्ख हो गया। ईसा के जन्म से लगभग 325 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तब उसे बाल्हिक क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ा। उस समय इस क्षेत्र में गोरे रंग, छोटी कदकाठी, गोल चेहरे, छोटी आंखें तथा काले बालों वाले लोग रहा करते थे। वस्तुतः ये लोग प्राचीन हूणों के वंशज थे, जो चीन की दीवार बन जाने के कारण इस क्षेत्र में आकर रहने लगे थे। जब सिकंदर भारत से वापस यूनान गया, तब उसने यूनानी सेनापतियों एवं सैनिकों के सैकड़ों परिवारों को बाल्हिक देश में छोड़ दिया, ताकि वे सिकंदर द्वारा जीते गए इस क्षेत्र पर नियंत्रण रख सकें। सिकंदर द्वारा बाल्हिक क्षेत्र को बैक्ट्रिया नाम दिया गया। सिकंदर द्वारा इस क्षेत्र में
जिन यूनानी लोगों को बसाया गया था वे गोरे रंग, लाल बाल, लंबी कदकाठी तथा नीली आंखों वाले लोग थे। नीली आंखों और लाल बालों के सैकड़ों सुंदर यूनानी परिवारों के आ बसने से यह क्षेत्र और भी सुंदर हो गया। यूनानियों के दैहिक सौंदर्य के कारण ही अफगानिस्तान के अन्य क्षेत्रों के लोग बैक्ट्रिया को नूरिस्तान अर्थात प्रकाश का देश कहने लगे। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में जब सैकड़ों बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के संदेश लेकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गए तो उनमें से कुछ भिक्षु बैक्ट्रिया तथा बामियान की घाटी में भी गए। उन्होंने यहाँ की पहाड़ियों में भगवान बुद्ध की हजारों मूर्तियों का उत्कीर्णन किया। बुद्ध की इन मूर्तियों ने इस क्षेत्र में एक और नए स्वर्ग की रचना की। जब कोई भूला बिसरा यात्री इस क्षेत्र में अचानक पहुंच जाता तो मूर्तियों के इस स्वर्ग को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता। जब सूर्य रश्मियां हरियाली से ढकी हुई पहाड़ियों में बनी हुई भगवान बुद्ध की हजारों मूर्तियों पर अटखेलियां करती तो लगता था कि रश्मिरथी सूर्य की पत्नी स्वाति ने स्वयं प्रकट होकर भगवान सूर्य की रश्मियों से इन मूर्तियों और घाटियों का श्रृंगार किया है। चीन के उत्तर पश्चिम में निवास करने वाले हूण कबीलों का सैकड़ों साल तक इन घाटियों में आगमन होता रहा। गुप्तों के शासनकाल में बैक्ट्रिया के रास्ते से कुछ हूण लड़ाके भारत में भी घुस आए। वे बौद्ध धर्म के बड़े शत्रु सिद्ध हुए। उन्होंने भारत भूमि से बौद्धों का लगभग सफाया ही कर दिया। इस कारण गुप्तों के शासनकाल में भारत में वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार संभव हो सका। अंत में गुप्त शासकों ने ही हूणों को भारत से मार भगाया। भारत में तोरमान तथा मिहिरकुल नामक दो हूण राजाओं के सिक्के मिलते हैं। तोरमान ने ईस्वी 500 में मालवा के विशाल क्षेत्र पर अधिकार करके भारत में हूण राज्य की स्थापना की। उसके बाद तोरमान का पुत्र मिहिरकुल मालवा का शासक हुआ। ये दोनों हूण राजा बौद्धों के बड़े दुश्मन थे। 8वीं शताब्दी ईस्वी के जैन लेखक उद्योतन सूरी ने लिखा है कि मिहिरकुल संपूर्ण धरती का स्वामी था। उसने भारत में 9 करोड़ बौद्धों के प्राण लिए। हूणों के एक कबीले का नाम अस्सेना था। अस्सेना लोग नुकीली टोपी पहना करते थे जिन्हें तुर्पो कहा जाता था। यही तुर्पो शब्द ही सैकड़ों साल के अंतराल में घिसकर तिर्क या तुर्क हो गया। इन्हीं तुर्कों में उत्पन्न बूमिन नामक एक योद्धा ने ज्वान नामक राज्य के मंगोल राजा को परास्त करके खान की उपाधि धारण की। तब से मंगोलों की तरह तुर्क भी स्वयं को खान कहने लगे और अपने नाम के साथ खान शब्द का प्रयोग उपाधि की तरह करने लगे। ईस्वी 552 में जब तुर्क योद्धा बूमिन की मृत्यु हुई तब तक तुर्क कबीला बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था। संभवतः बूमिन के पीछे ही यह क्षेत्र बामियान कहलाया। मध्य एशिया के तुर्क शासकों में तोबा खान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसका शासनकाल ईस्वी 569 से ईस्वी 580 तक था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उसके समय में तुर्की शासन वाले क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत सहायता मिली थी। बल्ख तथा बामियान के बीच लगभग 450 किलोमीटर की दूरी है तथा दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित हैं। जब अफगानिस्तान में इस्लाम का प्रसार हुआ तो बैक्ट्रिया अर्थात बल्ख के लोगों ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। अरब से आई इस्लाम की सेनाएं लंबे समय तक बल्ख में निवास करने वाले यूनानी मूल के लोगों को परास्त नहीं कर सकीं, न ही किसी अन्य तरह से उन्हें इस्लाम स्वीकार करवा सकीं। बल्ख के लोग लंबे समय तक इस्लाम से दूर रहे, इसलिए अरब के मुसलमानों ने इस क्षेत्र को काफिरिस्तान कहना आरंभ कर दिया।
धीरे धीरे जब अरब के मुसलमानों ने मध्य एशिया में बस चुके कुछ तुर्की कबीलों को अपना गुलाम बनाकर इस्लाम में परिवर्तित कर लिया तो तुर्की कबीले मध्य एशिया की राजनीति में शक्तिशाली बनने लगे। 10वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने बगदाद एवं बुखारा में खलीफाओं के तख्ते पलट दिए। 10वीं शताब्दी के मध्य में अर्थात ईस्वी 943 में मध्य एशिया के तुर्कों ने अफगानिस्तान में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इन तुर्कों ने मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्रों पर अनेक तुर्की राज्य स्थापित कर लिए तथा इस संपूर्ण क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार हो गया। अगली कड़ी में देखिए, तुर्कों ने मंगोलों से खां की उपाधि छीन ली। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।